हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, 2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने जोमेटो के स्टॉक को ऐड किया था 115 रुपीस में और वहां से 3 गुना करीब हो गया। और पिछले कई दिनों से वहां पर अच्छी खासी गिरावट चल रही है और रिजल्ट आने के बाद तो 11% की वहां पर हमें गिरावट देखने को मिली। तो क्या ये एक मौका है इन्वेस्टर के लिए इस स्टॉक में घुसने का? आइए मेरे साथ डिकोड करते हैं। दिसंबर के महीने में जोमेटो के स्टॉक्स ने 300 के लेवल को टच किया और उसके बाद स्टॉक लगातार गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर आते हैं इसके रिजल्ट्स और रिजल्ट के आने के बाद इसमें करीब 12% की गिरावट हमें देखने को मिली। तो क्या इस लेवल पर हम एंट्री कर सकते हैं? इसे डिकोड करने के लिए आइए उनके लेटेस्ट रिजल्ट को एनालाइज करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि जोमेटो कितने पानी में है। तो उनके रिजल्ट्स की कुछ खास बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो रेवेन्यू फ्रंट पे उन्होंने 64% का ग्रोथ दिखाया है ईयर ऑन ईयर पिछले क्वार्टर में, और अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 13% का ग्रोथ हमें दिखाया है। तो ये ग्रोथ तो अच्छा दिख रहा है रेवेन्यू के फ्रंट में। अगर मार्जिन के फ्रंट में बात करें तो जैसा कि मार्जिन से एक्सपेक्टेशन थी लगभग वैसा ही रहा है और उनके मार्जिन्स भी बढ़े हैं। अगर हम देखें तो 7.6% से वो बढ़कर 8.50% पर हो गए हैं उनके फूड डिलीवरी बिजनेस के। और अगर उनके ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की बात करें, यानी कि कितना सामान उनके यहाँ से खरीदा जा रहा है, तो वहाँ पर भी ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। फूड डिलीवरी बिजनेस में करीब 16.80% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर, और ब्लिंकिट में करीब 120% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी करीब 27% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। तो क्लियरली उनके नंबर्स इतने बुरे नहीं हैं, खास करके ब्लिंकिट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती हुई हमें दिख रही है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों रिजल्ट आने के बाद सडनली स्टॉक क्रैश हो गया और रिजल्ट आने से पहले 1 महीने से ही स्टॉक लगातार गिर रहा है, नॉन स्टॉप उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो उनके रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो बाकी सब कुछ तो ठीक लगता है, कमेंट्री भी ठीक लगती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी परेशान करने वाली हैं। उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उनके प्रॉफिट्स में गिरावट, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गिरावट। तो उनका पैट जो है करीब 57% डाउन हो गया है, जिसने इनके इन्वेस्टर्स को नर्वस कर दिया और वो स्टॉक को डंप करने लगे। वहीं अगर हम एबिटा की बात करें तो ईयर ऑन ईयर तो उसमें ग्रोथ है 128% का, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिली है 14% की। तो सारे नंबर्स अच्छे हैं, प्रॉफिट्स में गिरावट क्यों हो गई? क्या है इसकी वजह? तो 2 की रीजंस है जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स में डिप हमें देखने को मिल रहा है। पहला कि इनका जो फोकस एरिया है वो है ब्लिंकिट, और ब्लिंकिट में जिस तरीके का एक्सपेंशन हो रहा है, आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी ब्लिंकिट की सर्विस यूज़ की होगी, काफ़ी फास्ट है और वहाँ पर वो ज़बरदस्त एक्सपेंशन कर रहे हैं। नए नए वेयर हाउसेज जिन्हें वो डार्क स्टोर्स कहते हैं, उसमें वो लगातार एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। तो उनका जो टारगेट था 1000 स्टोर्स खोलने का, वो ऑलरेडी उन्होंने टाइम से पहले ही मीट कर लिया, और 2025 का उनका टारगेट 2000 स्टोर्स खोलने का है, यानी कि लगभग डबल। तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की उनको ज़रूरत है, तो कुछ तो वहाँ पर पैसा गया, उस एक्सपेंशन में पैसे को उन्होंने बर्न किया। लेकिन एक और रीज़न है, उनके फूड डिलीवरी बिजनेस में कमी आई है, वो उसने भी उनके प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट किया है। और उसकी वजह मैनेजमेंट क्या कह रहा है? उसकी वजह मैनेजमेंट कह रहा है कि वो स्लो डाउन को महसूस कर रहे हैं। हमारी इकॉनमी में दोस्तों स्लो डाउन है, इस बात को आप माने या ना माने, और वो ऐसा कह रहे हैं कि नवंबर के महीने से वो एक स्लो डाउन को अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों, जो इस तरीके की सर्विसेज होती हैं ये डिस्पोजेबल इनकम पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये आपकी प्राइमरी नीड्स नहीं है, और अक्सर हम जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तभी हम इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, और जब इकॉनमी थोड़ा पिंच करती है, लोगों के जेब में ज़्यादा पैसे नहीं रहते हैं, तो वो पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं, ज़रूरी चीज़ों में लगाने की कोशिश करते हैं, और वही होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप बाकी इंडस्ट्रीज़ को देखें, अगर बैंकिंग देखें, कंज्यूमर देखें, एफएमसीजी देखें,
सब जगह स्लो डाउन का इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है और दिस कंपनी इज ऑल्सो नो एक्सेप्शन। लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने डाइवर्सिफाई भी कर लिया है और ब्लिंकिट की वजह से इनके नंबर्स काफ़ी हद तक थोड़े अच्छे भी दिख रहे हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम टेम्पररी है या ये अब हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वर्स्ट होती जाएगी? दोस्तों इस वक्त ये कहना मुश्किल है और आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्यों। लेकिन उनके नंबर ओवरऑल ठीक हैं जब तक रेवेन्यू बढ़ता है और प्रॉफिट में थोड़ा बहुत डिप आ भी जाता है तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉफिट तो वो कहीं ना कहीं करके कॉस्ट कटिंग करके मैनेज कर ही लेंगे। तो फिलहाल तो ये एक टेम्पररी डिप हमें दिख रहा है और मैनेजमेंट का भी यही मानना है। तो अगर कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो वहां पर उनका जो फोकस एरिया है ब्लिंकिट है। दोस्तों ब्लिंकिट की एक खासियत क्या है कि इसमें वो सामान मिलता है जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, सब्जी, तेल, साबुन, इस तरीके की चीज़ें जिसे आपको लेना ही लेना है, आप उसमें ज़्यादा कटौती नहीं कर सकते। तो ये एक स्टेबल बिजनेस है अगर हम कंपेयर करें फूड डिलीवरी बिजनेस का, क्योंकि आप अगर फूड डिलीवरी ऑर्डर ना भी करें तो आप घर में भी खा सकते हैं, लेकिन ब्लिंकिट से जो सामान हमें मिलता है वो अक्सर हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर वो ज़बरदस्त एक्सपेंशन कर रहे हैं और काफ़ी हद तक ये उनके रिस्क को मैनेज कर लेगा। अभी की जो सिचुएशन है उनका 80 to 90% बिजनेस जो है टॉप 8 सिटीज़ से ही आता है, लेकिन अब वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, छोटे शहरों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर का बिजनेस है। तो जोमेटो का जो ईयर ऑन ईयर उनका टारगेट है जीओवी के ग्रोथ का, यानी कि ग्रॉस ऑर्डर्ड वैल्यू का जो ग्रोथ टारगेट है वो 20% है, यानी कि हर साल उनका गोल है कि वो 20% जो है ज़्यादा सामान अपने प्लेटफॉर्म से बेचेंगे। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि वो अपने ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स को मीट करेंगे। अभी तक के नंबर्स देखकर भी ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, आगे वो 1-2 क्वार्टर तक और वर्ड्स भी हो सकता है। तो इसके अलावा क्या रिस्क है जोमेटो में, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला अगर हम रिस्क की बात करें तो कॉम्पिटिटर्स का देखिए एक रिस्क होता है। अब उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है? तो इसमें अभी तो जो स्टेब्लिश्ड अगर हम बात करें तो स्विगी ही एकमात्र उनका कॉम्पिटिटर बनता हुआ दिख रहा है। कुछ नए प्लेयर्स आए और कुछ चले गए। तो एक जियो मार्ट भी एक उनका कॉम्पिटिटर है, लेकिन फिलहाल तो वो थ्रेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्विक कॉमर्स में अभी तक उनकी इस तरीके से एंट्री होती हुई तो हमें नहीं दिख रही है। स्पेंसर की भी खबरें आ रही हैं कि वो भी घुसने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो उसे क्विक कॉमर्स नहीं कहकर एक नॉर्मल डिलीवरी की सर्विस एज ए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अमेज़ॉन और यूबर की भी खबरें आ रही हैं कि वो भी इस बिज़नेस में काफ़ी टाइम से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें मोटा मोटा इस वक्त 2 ही प्लेयर्स हैं, स्विगी और जोमेटो। इनके अलावा अभी तक कोई तीसरा ऑल्टरनेटिव नहीं बना है और अगले कई सालों तक दिख भी नहीं रहा है कि कोई इनको तगड़ी टक्कर देगा। तो कंपटीशन का रिस्क तो देखिए हमेशा रहता है, हर इंडस्ट्री को रहता है, इनको भी है, लेकिन कोई नियर टर्म थ्रेट नहीं है। जो नियर टर्म सबसे बड़ा थ्रेट है वो क्या है? वो है स्लो डाउन, इकॉनमी में स्लो डाउन, इकॉनमी में प्रॉब्लम्स, वो एक सबसे बड़ा थ्रेट है और उसी का हम रिजल्ट अब आता हुआ दिख रहा है। अब हमें देखना है कि आने वाले दिनों में ये कितना वर्स होता है। अगर ये सिचुएशन और बुरी होती जाती है और बजट में भी इकॉनमी को सपोर्ट या पुश नहीं मिलता है तो पूरे मार्केट, पूरे इंडस्ट्री और लगभग सभी सेक्टर्स को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा और दिस कंपनी इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। तो सबसे बड़ा रिस्क अगर इस कंपनी को है तो वो है स्लो डाउन एंड रिसेशन। तो इसके अलावा कोई कंपनी के ऊपर बड़ा रिस्क हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप इसके ग्रोथ एस्टिमेट्स की बात करें, जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ हैं, जो ग्रोथ होपफुली ये अचीव करेंगे आने वाले सालों में, तो मैं उसकी एक जो है पिक्चर आपके साथ शेयर करता हूं। तो पिछले साल इन्होंने करीब 2300 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया। अब ये जो साल कंप्लीट होने वाला है इसकी जो एस्टिमेटेड फिगर से करीब 5000 करोड़ की होने वाली है, लगभग डबल। और इसके बाद अगर FY26 की एस्टिमेटेड अर्निंग्स फिर डबल हो जाएंगी, करीब 11200। और फिर FY
27 की जो एस्टिमेटेड अर्निंग्स है वो करीब 19,800 करोड़ हो जाएंगी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ टारगेट्स ट्रैक पे हैं और पूरी संभावना है कि अपने टारगेट्स को या प्रोजेक्शंस को मीट करेंगे। तो व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट? क्या हमें इस स्टॉक में एंटर करना चाहिए? क्या हमें इस स्टॉक में अभी एंटर करना चाहिए? देखिए, ये बिजनेस जो है फ्यूचर का बिजनेस है। फ्यूचर का बिजनेस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आजकल के जो नए जनरेशन के लोग हैं, 20, 25, 30 साल के लोग हैं, वो आज अपना सारा काम ऐप्स के थ्रू करते हैं। इन खाना मंगाना हो, ग्रोसरी मंगाना हो, चाहे कुछ भी मंगाना हो। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 10 साल बाद वो किसी मार्केट में जाएं, किसी स्टोर में जाएं झोला लेकर और वहाँ से सामान खरीद कर वापस घर लेके आएं? ये इमेजिन करना ही मुश्किल है। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और मेरे अनुमान के हिसाब से अगर ये कंपनियां इसी तरीके से परफॉर्म करती रहीं तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट एक्वायर कर लेंगी। तो ये कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो मुझे लगता है कि अगले कई सालों की स्टोरी है और भी ज़्यादा इसमें ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, अगर कोई इकॉनमी फ्रंट पे या गवर्नमेंट टैक्सेशन के फ्रंट पे कोई इसमें गड़बड़ी कर दी जाती है तो ये इंडस्ट्री खत्म हो सकती है। अदरवाइज इन कंपनीज और इन सेक्टर का एक शानदार फ्यूचर सामने खड़ा है। तो क्या अभी हम इस स्टॉक पे एंटर कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, ये स्टॉक में जैसा कि मैंने कहा कि इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई है, करीब 33% की गिरावट हो चुकी है अपर लेवल से, और अब इसमें काफ़ी सेलिंग भी हो चुकी है, नेगेटिव न्यूज़ भी आ चुकी है, हर कोई जान भी चुका है, तो वीक हैंड्स निकल भी चुके हैं। अभी कुछ दिनों में इसमें बाउंस भी आ सकता है क्योंकि इतने गिरावट के बाद उसका एक छोटा रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या जो प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं रिस्क आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो क्या नियर टर्म में ख़त्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। ये अभी 1 से 2 क्वार्टर में आपको पेन देने वाला है, स्टॉक और भी नीचे गिर सकता है। तो एक अच्छी इसमें जो स्ट्रैटेजी ये रह सकती है कि आप अभी करीब 30 to 50% अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके बाद इसको फर्दर फॉल के लिए भी आपको तैयार रहना है और रेडी रहना है कि जब वो प्राइस आपको मिले तो वापस से आप इसमें क्वांटिटी बढ़ाएं। तो 140 से 50 के लेवल तक हमें इसके प्राइस के लिए रेडी रहना चाहिए। बेशक आप अगर इम्पेशेंट हैं तो अभी आप थोड़ी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन नीचे के लेवल के लिए भी आपको तैयार रहना है। यही है बुल ट्रैक का व्यू। अब आइए दोस्तों मार्केट की बात कर लेते हैं। तो आज मार्केट जब खुला तो वापस से मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिली, बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और निफ्टी थोड़ा उस रेंज बाउंड मोड में रहा, लेकिन डे एंड में आके सडनली मार्केट में एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली। तो ये हमें क्या बताता है? अगर हम देखें तो ये जो रैली लेटर पार्ट ऑफ द डे में आए उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो वो बेसिकली HDFC बैंक ड्रिवन ही रैली रही। और अगर आज मार्केट को डाइसेक्ट करें तो बेशक मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ, लेकिन उसके अगर आप डेटा पॉइंट्स को देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं दिखता है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो सिर्फ 784 स्टॉक्स अप रहे और 2052 स्टॉक्स डाउन रहे। तो क्लियरली ये मार्केट की हेल्थ को जो है बुरा बता रहा है और कुछ स्टॉक्स ने ही मार्केट को खींचकर ग्रीन में वो ले गए। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो एक तो बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि मैंने कहा HDFC बैंक ने मार्केट को चढ़ाया, साथ में कोटक बैंक ने भी कंट्रीब्यूट किया और मेजरली IT सेक्टर ने मार्केट को खींचा। तो विप्रो, TCS, इन्फी, ये सारे जो बिगीज हैं ये 3% से ऊपर रहे। तो ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स थे इसने मार्केट को खींच दिया। अगर आप देखें तो लगभग सारे सेक्टर्स मोर और लेस रेड में ही रहे, अगर ग्रीन में रहे तो बहुत छोटे ग्रीन में ही रहे। तो ओवरऑल मार्केट की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। अब आइए दोस्तों BT फायर इंडिकेटर को भी एक बार चेक कर लेते हैं वो क्या बता रहा है। तो अगर आप देखें पिछले कई दिनों से मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, एक ही लेवल पर मार्केट ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा प्री बजट रैली का मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा था, वो फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है। आज भी हमें कोई ऐसी संभावना तो नहीं दिख रही है कि एक बड़ी रैली की पोजीशंस बन गई हैं। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो अगर आप देखें तो कल जहां पर इंडिकेटर खड़ा था वहीं पर भी खड़ा है।
हमारा जो थ्रेशोल्ड है बाय और सेल का, उसने उसको क्रॉस नहीं किया, तो बेसिकली इट इज इन अ नो ट्रेड जोन। और बैंक निफ्टी में भी लगभग वही सिचुएशन देखने को मिल रही है, और वहां पर भी अभी फिलहाल नो ट्रेड जोन में आता हुआ दिख रहा है। और जो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट हैं तो अपने शॉर्ट्स को क्लोज करना है, अगर आप इस इंडिकेटर को फॉलो करते हैं। तो फिलहाल अगर आप देखें 2 से 5 दिन के ट्रेंड में कोई खास क्लैरिटी नहीं है, एक लेवल पर मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर आप 2 से 3 महीने का व्यू लेते हैं तो मार्केट बेरिश टेरिटरी पर ही जा रहा है, और सारा डेटा पॉइंट्स और स्टैटिस्टिक्स इसी तरफ इशारा करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और क्या आप जोमेटो में इन्वेस्ट करेंगे? अपना फीडबैक और व्यू शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।